गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं अपने सेकेंड लेक्चर को लेकर के। आप सबको पता है कि लेक्चर कौन सा होने वाला है हमारा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्विक रिकैप करा दूं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना? जैसा आप सबको पता है कि हमने लास्ट क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन किसका, लाइफ प्रोसेस का, लाइफ क्या है उसके बारे में जाना, है ना? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमने ये देखा कि किस तरीके से यूनिसेलुलर्स एज वेल एज हमारे जैसे जो मल्टी सेलुलर्स हैं ह्यूमंस, उनके अंदर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी कैसे अब्जॉर्व करती है ना? और डाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स थे, तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है ना? आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of our environment, and that is plants, है ना? प्लांट्स प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, है ना? हम ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं इसको, ये बात हमने पिछले क्लास में भी बात करी थी कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट ग्रीन कलर के जो प्लांट्स हैं हमारे आसपास में, जो हाइयर प्लांट्स हमारे आसपास में, वो किस तरीके से फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना? तो ये सब कुछ हमें जानना है आज के इस क्लास में। साथ ही साथ मैं इस क्लास में एक और टॉपिक कवर करूंगा प्लांट से रिलेटेड, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड देन उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है? उस समय मैं आप लोगों को फिर से रिकैप कराऊंगा उन सभी चीजों को कि क्या नीड है रेस्पिरेशन को डिफरेंट वे में समझने की, एनिमल्स के केस में अलग और प्लांट्स के केस में अलग तरीके से समझने की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, और हाईली एनर्जेटिक होकर के हम लोग इस क्लास को करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक गोल हमारा क्या क्या है? तो जैसा आप सबको मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे बच्चा पार्टी? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? और इसी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर में हम क्या बात करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में। किस बारे में बात करने वाले बेटा? फोटोसिंथेसिस, है ना? वेरी गुड। फिर हम क्या बात करेंगे? फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर में रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है कि नहीं है? साथ ही साथ आज हम बात करेंगे ब्रेथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन, विच मीन्स हमारे अंदर ये ब्रीथिंग टर्म क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का क्या मतलब है। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि रिस्पिरेशन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो हमने डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं लिखा रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, और इन दोनों में कॉमन क्या है और डिफरेंसेस क्या है? तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से क्या करेंगे, डिटेल में आपको समझा देंगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि आज हम क्या बात करने वाले थे, इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? दैट इज फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन को हम बात करेंगे आज। क्लियर है? साथ ही साथ हम रेस्पिरेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे, है ना? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन का जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथ इन क्या होता है, और ये कैसे एनिमल और प्लांट्स में अलग अलग है, ठीक है? फिर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और ह्यूमन ब्रीथिंग को भी हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चा इस क्लास के अंदर में, ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए, आप सबको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर शोइंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सबको पता है ऑटो विच मीन सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब फूड प्रिपेयरिंग, है ना? तो ये क्या काम करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड दे कैन यूज द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, सनलाइट,
और किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल का यूज होता है। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा, है ना। फिर वो सनलाइट के एनर्जी को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सा एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में बदल रहा है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी। सन से जो लाइट आ रही है वो कौन सा है? लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को हम किस में बदल रहे हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या हमारा? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी से किस में कन्वर्जन हो रहा है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? बोलो हाँ या ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स आर शोइंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि plants they cannot depends upon the other organism for their food, है ना। they can prepare their own food by the help of raw materials like carbon dioxide, water and minerals. Clear concept? In the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose, and here is the waste product is what? Waste product is ऑक्सीजन, जिसको वो क्या करता है? एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा आया ना। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो इसके दो टाइप हैं। कितने टाइप है बच्चा पार्टी? इसके दो टाइप मौजूद है। पहला है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है केमियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी को। किसको यूज कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को। और इस लाइट एनर्जी को हम क्या कन्वर्ट करा रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करा रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। बोला है ना। ये होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें? ग्रीन प्लांट्स में। किसमें होगा बेटा? ग्रीन प्लांट्स में। वहीं फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसका प्रेजेंस जरूरी है? क्लोरोफिल का। इसी के लिए मैंने कहा कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस से सिंपल सी बात है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण प्लांट्स कैसा दिखेगा? ग्रीन कलर का। केमियोट्रॉपिक के लिए क्या चाहिए हमें? केमिकल एनर्जी यूज होता है ना। और यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक है सल्फर बैक्टीरिया। क्या हमारे पास? एक सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा क्या हमारे पास? बताओ। बोलो। नाइट्रोजोमोनास। ये बेटा ये मौजूद है, ये जो बैक्टीरिया ये मौजूद है सॉइल के अंदर में। और ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराता है नाइट्रेट में, विच मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में यूज आता है। आगे चल के इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए बच्चा पार्टी, सिंपल सी बात है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स इसलिए क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मैं आप टाइगर, लायन, जितने भी आप एनिमल्स को आसपास में देख रहे हैं, ठीक है, डॉग, काऊ, है ना, ये सब के सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट के अंदर में। यहां आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। दिस इज कॉल्ड, दिस type of equation that you have shown in a glass board, this is a photosynthetic equation. This is a ठीक है, जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में plants can produce glucose, oxygen and water. Here is the oxygen is a waste product, so it can be released. That process is called photosynthesis. अब यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है बच्चा पार्टी? कि प्लांट्स CO2 या ऑक्सीजन को किस तरीके से इनसाइड द सेल लेगा, है ना, और किस तरीके से सेल के बाहर करेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, वाटर किस तरीके से लीफ तक पहुंचेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लीफ के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल सेल्स। और यही जो मीजोफिल सेल्स है, दिस इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये वाटर किस तरीके से लीफ तक पहुंचेगा। दूसरा,
सनलाइट का फंक्शन क्या है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, और क्लोरोफिल क्या करता है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे। फिर ये जो ग्लूकोज हमने बनाया है, ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा, क्या ये ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहेगा, या ये बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ क्या करेगा, पॉलीमराइज करके चेन बना करके क्या कोई दूसरा फॉर्म ले लेगा, अगर ले लेगा तो उस फॉर्म को क्या कहेंगे, ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्क्राइब करेंगे। तो एक बार फिर से, जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है वो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को प्लांट्स अपने इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू जाता है बेटा, स्टोमेटा के थ्रू। मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा स्टोमेटा क्या है, ठीक है। स्टोमेटा के बारे में हम अभी 2 मिनट में बात करेंगे आगे, है ना बच्चा पार्टी। तो स्टोमेटा के बारे में हम क्या करेंगे आगे बात करेंगे। साथ ही साथ ये कंटेन करता है क्या, अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। एक बात और मैं बता दूं, प्लांट्स के अंदर में सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होता है, ठीक है, इसके अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एंड दीज टू एसेसरी पिगमेंट्स यू हैव टू बी रिमेंबर, नंबर 1 इज कैरोटेनॉइड्स एंड नंबर 2 इज जेंथेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स एंड जेंथेनॉइड्स आर नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स, व्हेयर द चीफ पिगमेंट और मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल। जो प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर में टोटल 5 टाइप के क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। लेकिन क्योंकि हम इस क्लास के अंदर में बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स के अंदर में बेटा जो क्लोरोफिल मौजूद होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो ए और बी मौजूद है, उसके अलावा 2 और पिगमेंट्स मौजूद है, एक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्स, जेंटोनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स। ये बात एकदम याद रखना, एक्स सी, ठीक है बेटा। चलो, सनलाइट बताइए आपको कि सन क्या है, सनलाइट का एक तरीके का एनर्जी है ना, वेव्स है। अब वेव है तो उसका अलग अलग क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सुटेबल है वो कौन कौन सा है हमारा, बोलो। तो नेचुरल लाइट सोर्स इज, आप सबको पता है, विग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज एंड रेड, जिसका नैनोमीटर आपको दे रखा है। ये किसका है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके, दिस रिप्रेजेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव, बोलो बच्चा पार्टी, है ना। जिसमें से जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा वो कौन से जोन में होगा, रेड रीजन में, जिसको मैं अगर लिख के दिखा दूं तो रेड रीजन और ऑरेंज रीजन, दैट कुड बी द 650 टू 780 नैनोमीटर, है ना। और जो मिनिमम होता है वो ग्रीन रीजन में होता है, कहाँ होता है, ब्लू ग्रीन रीजन जो हमारा वो क्या है, मिनिमम है कि नहीं, दैट कुड बी द 450 के आसपास, समझ में आएगी ना, 450 से 4500 के आसपास, ठीक है। चलो, वाटर, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये वाटर क्या करता है, जो रूट है ना, वो रूट के पास मौजूद है रूट हेयर्स, क्या मौजूद है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स इतने पतले होते हैं बेटा कि 2 सॉइल्स के बीच में जो गैप होता है ना उसमें भी चले जाते हैं, है ना। एंड देन वहां जाकर के क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करते हैं, मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, एंड देन उसको क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि किस तरीके से जाइलम इसमें हेल्प करता है कि नहीं है। और यहाँ पे हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर को बिना ही कोई एनर्जी खर्च किए हुए भेज सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहां पर क्या हुआ कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया, किसने किया, रूट हेयर ने, किसने किया, रूट हेयर ने। तो ये जो रूट हेयर है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आप सबको पता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हो गया, इसका मतलब साफ है, आप सबको पता है क्लास 9th में कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर क्या होगा, मूव करेगा, किसके थ्रू करेगा, एसपीएम के थ्रू करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा पार्टी। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, जो रॉ मटेरियल वो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा इनसाइड द सेल, बताओ जल्दी से, स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू। क्या स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स विच प्रेजेंट्स ऑन द लीफ, विच प्रेजेंट्स ऑन द लीफ। आगे चल के मैं लीफ का एक टीएस दिखाऊंगा, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊंगा, उसमें आप जानोगे कि जो सबसे अपर लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस लेयर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब उस एपिडर्मिस लेयर में गैप्स रह जाते हैं, जैसे मेरे इन 2 हाथों के बीच में देखो गैप मौजूद है कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा लेयर ये मेरा एपिडर्मिस हो गया, ये भी पूरा क्या हो गया, मेरा एपिडर्मिस हो गया, और इसके बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो है ना, ये गैप जो है वो पोर्स है, और इसी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। साथ ही साथ प्लांट्स एक और खास प्रोसेस करता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसके अंदर में
जो अंडरग्राउंड वाटर है उस अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड देन सिंपली इवोपरेट करा देता है। तो वो भी जो इवोपरेशन होता है, वो भी जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी कहां से निकलते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, है ना। तो यहां पर आप स्टोमेटा को क्या कह सकते हो, दीज आर द टाइनी पोर्स। मैं आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखा दूंगा, जो कहां मौजूद है, लीफ के ऊपर। क्लियर है बेटा, बोला है ना। एक बात और याद रखना, स्टोमेटा के अलावा एक सेल और है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस कराने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यंग स्टेम, है कि नहीं है, एज वेल एज रूट्स, जो क्या काम करते हैं, बताओ जल्दी से, एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस कराने का काम करते हैं। चलिए बच्चा, ये बात एकदम याद रखना। तो स्टोमेटा के साथ में एक बार फिर से लिख देता हूं, एल सेल, एल स्टैंड्स फॉर लेंटी सेल। बेटा मैं शॉर्ट में इसलिए लिखता हूं ताकि आप जब अपने नोट्स को प्रिपेयर करें या जब आप रिवीजन करें तो उस समय आप इस पूरे नाम को बहुत अच्छे से लिखें और मैं आराम से उसको चेक करूं, ठीक है, ताकि इंटरेक्शन अच्छा हो सके। चलिए आगे हमारा अगला टॉपिक, दिस इज द टीएस ऑफ लीफ। अब यहां पर हम लीफ के बारे में जब देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए, दिस इज अ लीफ। अब लीफ को हमने क्या किया, यहां से मैग्नीफाई किया, इसके एक पार्ट को काट करके क्या किया, मैग्नीफाई किया, ठीक है। मैग्नीफाई करने के बाद हम क्या पा रहे हैं कि लीफ के ऊपर क्या है, एक वैक्सी कोटिंग है, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने स्किन पे वैसलीन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बच्चा, वैसलीन। अब वैसलीन क्यों लगाते हो, ताकि हमारा जो सेल है वो वाटर को इवापोरेट आउट ना करे, बोलो हाँ या ना, ड्राइनेस ना हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, वैक्सी कोटिंग वैसलीन का लगा लिया। एज इट इज सेम वैक्सिंग कोटिंग जो है वो मौजूद होता है प्लांट्स के लीफ के ऊपर, समझ में है कि नहीं है, जो उसके वाटर लॉस से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। क्या करता है बच्चा, उससे उसको प्रिवेंट करता है। तो हियर इज दी वैक्सी कोटिंग, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। क्या कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। क्लियर है। आप सबको मैंने बताया कि ये जो ऊपर जो सेल्स मौजूद है, दीज आर द प्रोटेक्टिंग सेल्स, और इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस। देखो लीफ, जैसे ये लीफ है मेरा, है ना, तो ये लीफ का अपर पोर्शन, ये लीफ का लोअर पोर्शन, ये बीच का जो एरिया है, ये बीच का जो क्या है, एरिया है, जैसे ये मान लो कि ये लीफ का बीच का एरिया, तो इन बीच में कौन कौन से सेल्स मौजूद है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या मौजूद है, वैक्सी कोटिंग, फिर उसके बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हियर इज सम स्पेस प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स। उसके अलावा यहां पर ये आप देख रहे हैं इस तरीके के सेल्स, जिसके अंदर में ये डॉटेड स्ट्रक्चर, कलरफुल डॉटेड स्ट्रक्चर मौजूद है, दीज आर दी कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। तो ये हमारे कौन से सेल्स हो गए बच्चा, जल्दी बताओ, मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल्स क्या कंटेन करता है, मीजोफिल सेल्स कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। वेरी गुड मेरे बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कनेक्ट। और यही क्लोरोफिल क्या करेगा, यही क्लोरोफिल क्या करेगा, जल्दी बताओ, सनलाइट को ट्रैप करेगा, ताकि सनलाइट के एनर्जी को यूज कर सके वाटर को ब्रेक डाउन करने में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है बच्चा। साथ ही एयर पार्टिकल, ये स्पेस मौजूद है जिसके थ्रू जो गैसेजेस है ना, वो आराम से सेल्स तक रीच करेंगे। ये जितने भी कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं वो सब के सब है मीजोफिल सेल्स दैट कंटेनिंग अ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो आया ना। उसके अलावा दिस इज अ लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं यहाँ गैप्स मौजूद है, पोर्स मौजूद है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, these pores are called stomata and these pores are regulated by guard cell, these pores are regulated by guard cell। मतलब कि गार्ड सेल का ओपनिंग कब होगा, चाहे उसका क्लोजिंग कब होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसके ऊपर, गार्ड सेल के ऊपर। किसके ऊपर, गार्ड सेल के ऊपर। मैं आगे चल के बताऊंगा कि गार्ड सेल क्या है। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट आर द किचन हाउस ऑफ द सेल, आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। द प्रेजेंट्स इन अ मेसोफिल सेल्स एज अ कलर डॉट, इट इज नॉट अ ग्रीन कलर, इट इज अ कलर डॉट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और मेसोफिल सेल्स क्या कंटेन कर रहा है, मेसोफिल सेल्स कंटेन कर रहा है क्या, जल्दी बताओ, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल, बोलो है ना। और कौन सा क्लोरोफिल, ए एंड बी। इसके अलावा क्या है इसके पास, जेंटेनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स। क्या मौजूद है, जेंटेनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स, जो किसमें हेल्प कर रहा है बताओ, हेल्प इन कैच दी या ट्रैप दी सनलाइट। क्लियर है बच्चा पार्टी, बोलो हाँ या ना।
ये पूरा का पूरा टीएस क्लियर हो गया आपका, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्लियर हो गया आपका, बोलो आया ना। स्टोमेटा किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज कराएगा वो क्लियर हो गया। चलिए शाबाश। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये आप लोग पहले भी पढ़े होइएगा, मैं एक बार इसको समझाने के लिए मैं एक पूरा का पूरा क्विक रिकैप कराता हूँ आपको, 9th क्लास में लेकर के जाता हूँ। आप सबको पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर में, किसके अंदर में बेटा, लाउडली बताओ, किसके अंदर में, प्लांट सेल के अंदर में एक खास तरीके का ऑर्गेनेल्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स, बोलो हाँ या ना। ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद है प्लांट सेल में, है ना। और उसमें से भी एक जो इसका टाइप है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, पढ़ा रखा है मैंने, है ना। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। साथ ही साथ इसके पास इसका अपना क्या है, डीएनए। इसके पास अपना क्या है बच्चा, डीएनए। साथ ही साथ इसके पास इसका अपना क्या है, राइबोसोम, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। और ये एक पिगमेंट कंटेन करता है जिस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये यहां पर बनाया गया है, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बोलो हाँ या ना। दिस होल रीजन जिसके अंदर में ये छोटे छोटे सिक्के आपको जो दिख रहे हैं, दिस होल रीजन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्ट्रोमा, है ना। एंड देन दीज 5 रुपीज क्वाइन जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इन सबको एक साथ हम कहते हैं ग्रैना या ग्रैनम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट। और इसके सिंगल यूनिट को हम कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं बेटा, थैलाकॉइड। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊं तो एक बार फिर से आपको इसको याद कराता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये बाहर वाला इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड फिल्ड रीजन है ना, मैट्रिक्स रीजन है, उसको हमने कहा स्ट्रोमा। क्या कहा, स्ट्रोमा। अब उस स्ट्रोमा के अंदर में क्या है, उस स्ट्रोमा के अंदर में 5 रुपए के कॉइन जैसा आप मान लो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ, और वो इस तरीके से एक गुच्छा बना लिया, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लिया, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर बना लिया है, इस पूरे को क्या कहा हमने, इसको कहा ग्रैना या ग्रैनम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। और इसके सिंगल यूनिट को हमने कहा थैलाकॉइड। क्या कहा, थैलाकॉइड। अब देखो एक ग्रैना दूसरे ग्रैने के साथ कनेक्टेड है, एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ध्यान से देखो आप लोग, एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या कहते हैं बेटा इसको, स्ट्रोमा लैमेला, है कि नहीं है, बोलो आया ना। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेला। आगे चल के आपको पता चलेगा, आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, या मैं एक और क्लास लूंगा जिसके अंदर में हम आउट ऑफ एनसीईआरटी ओलंपियाड बेसिस की क्लासेस करेंगे, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, विच मीन्स कि यहाँ पर हम एनर्जी को बनाएंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, है कि नहीं है। एंड देन उसके बाद उस एनर्जी को हम यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो कौन से जगह पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन, ईटीएस क्या होता है, ये सब कुछ आप उस क्लास के अंदर में सीखेंगे। ल्यूमेन क्या है, तो देखो ध्यान से, जैसा यहाँ पर ये जो आप सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस थैलाकॉइड को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या हो गया, थैलाकॉइड। बोलो आया ना, दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड। तो थैलाकॉइड का ये पार्ट क्या कहलाएगा, इसका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा बच्चा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और यहां जो खाली जगह आप देख रहे हो, इस खाली जगह को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, ल्यूमेन। क्या कहेंगे, ल्यूमेन। आगे कि नहीं आगे बात समझ में, आगे चल के आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे, इसके लिए हमने सेपरेट लेक्चर्स बना रखा है। चलिए आ गया ग्रैना। आप सबको पता है कि ग्रैना क्या है, तो थैलाकॉइड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ग्रैना। थैलाकॉइड्स के अंदर में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्या मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और यहां पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, लाइट रिएक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट, बोलो आया ना। फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड ग्रैना, इज कॉल्ड ग्रैना। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, बोलो आया ना। तो आपसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्या कहोगे, मेसोफिल सेल्स। क्या कहोगे,
And what is mesophyll cells? तो leaf cells are mesophyll cells और those cells which contain chloroplast that are called mesophyll cells, है ना। और mesophyll cells के अंदर में भी हमको क्या मिल रहा है? ऑर्गेनल्स मिल रहा है। कौन सा ऑर्गेनल्स मिल रहा है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी हमको क्या मिल रहा है? ग्रेना और थैलेकोइड। क्या मिल रहा है हमको? ग्रेना और थैलेकोइड। तो जो ग्रेना है और जो थैलेकोइड है उसके अंदर में ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं है? इसी के लिए एक बात याद रखना कि जो भी फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होगा दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। तो ऑक्सीजन क्या होगा? प्लांट्स रिमूव आउट कर देता है, स्क्रीट आउट कर देता है, बोलो आया ना। और जो ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को प्लांट क्या करता है? पॉलीमराइज करके स्टोर करता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये बात हमेशा याद रखना है। ये बात मैं यहीं पे लिख देता हूं कि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स या फिर अनयूज्ड ग्लूकोज इन प्लांट्स आर कॉल्ड स्टार्च। आर कॉल्ड स्टार्च। आर कॉल्ड स्टार्च। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और स्टार्च क्या है? कुछ नहीं, ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है विच फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए बच्चा पार्टी, अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है उसको हमने तीन भाग में बांटा। कितने भाग बांटा? तीन भाग में। सबसे पहला क्या होगा कि जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। फिर इस लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा वाटर के ब्रेकडाउन में। किसके ब्रेकडाउन में? वाटर के ब्रेकडाउन में, है ना। वाटर को क्या किया जाएगा? वाटर क्या है? मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा, है ना। किसमें? एटम्स में, एलिमेंट्स में, H2 और O2। क्लियर है? ये कैसे होगा? ये होगा लाइट की मदद से। कौन सी लाइट की मदद से? सनलाइट की मदद से। क्लियर है कि नहीं है? तो अब दूसरा क्या हुआ कि सनलाइट की मदद से क्या हुआ? वाटर का ब्रेकडाउन हुआ एंड देन उसके बाद कन्वर्जन हुआ किसका? लाइट एनर्जी का। किसके अंदर में? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी है कि नहीं है? एंड देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2। ये बात मैंने बता दिया। एंड देन उसके बाद फिर होगा रिडक्शन ऑफ व्हाट? CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से समझो, मैं एक बार एकदम बॉक्स में मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करा। फिर क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को क्या किया? जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद था उसको ब्रेक डाउन कर दिया H2 और O2 में। फिर उसके बाद यहां पर हमें बहुत अमाउंट में ATP भी मिलता है। फिर इस ATP को यूज किया गया, इस ATP को क्या किया गया? यूज किया गया फर्दर CO2 के फिक्सेशन में, CO2 के फिक्सेशन में टू फॉर्म ग्लूकोज। टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन, है ना। और यहां जो कुछ भी हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? लाइट रिएक्शन। आगे चल के बेटा एक हम ओलंपियाड्स की क्लास लेंगे तो उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जेड लाइन क्या होता है, किस तरीके से ये सभी प्रोसेसेस होती हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, एनसीईआरटी में इससे ज्यादा बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये इक्वेशन मैं एक बार फिर से बता दूं। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाया। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, तो दिस इज द रिडक्शन, है ना, और अ डार्क रिएक्शन, एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन और अ लाइट रिएक्शन। चलिए बच्चा पार्टी, ये बात नोट में आप लोग याद कर लो। नोट में, है ना, जो प्लास्टिड्स है अगर वो स्टोर कर रहा है प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एरिलोप्लास्ट, है ना, ऑयल तो लियोप्लास्ट, और अगर स्टार्च स्टोर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लास्टिड्स दैट स्टोर स्टार्च दैट आर कॉल्ड amyloplast. If store oil that are called leoplast. When it store protein that is called एरिलोप्लास्ट। क्लियर है बच्चा पार्टी? बोलो हाँ या ना? चलो शाबाश। नेक्स्ट स्टोमाटा मैंने पहले बता दिया था। दीज आर द टाइनी पोर्स गार्डेड बाय द टू बिन्स और अ किडनी शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल। तो ये देखो, दीज आर द स्टोमेटल पोर्स एंड दीज टू आर द गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा हाँ या ना? चलो, फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस में क्या क्या आ जाएगा आप सबको मैंने बताया, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो आया ना?
एक बात हमेशा याद रखना, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है ये? वेस्ट है। तो इसके लिए क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है। क्या करता है बेटा? इसको रिलीज कर देता है। लेकिन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एंड द हायर ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। तो रिस्पिरेशन के टाइम पे क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा। इसका ये मतलब कभी मत समझना कि प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स नीड ऑक्सीजन। क्लियर है? देखिए ऐसे समझो, जैसे हम लोग कोई फूड खाते हैं, वो हो गया फोटोसिंथेसिस, बोलो सॉरी, वो हो गया डाइजेशन, बोलो हाँ या ना। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, है कि नहीं है, फैट लिया, हमने उसका क्या किया? ब्रेक डाउन किया सिंपलर फॉर्म में, बोलो हाँ या ना। ग्लूकोज बनाया, उससे क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। फिर उस ग्लूकोज को बॉडी क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फिर वो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा, एंड देन हमें मिलेगा एटीपी, एनर्जी करेंसी जो होता है कि नहीं? देन हमें मिलेगा एनर्जी। क्या मिलेगा हमें? एनर्जी करेंसी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? बोलो हाँ या ना। तो जो ग्लूकोज बन रहा है वो हो गया डाइजेशन, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो हमें एनर्जी मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, उसको हमने कहा रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है प्लांट्स के केस में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, ये क्या काम कर रहे हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। बोलो हाँ या ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि ग्लूकोज का फिर से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन विच मींस ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होगा, एंड देन सेम प्रोसेस होगा जैसा हमारे सेल में हो रहा है वैसा ही प्लांट के सेल में होगा। तो उस समय इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स नीड ऑक्सीजन, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट बच्चा पार्टी? तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए अब आप एक बात ध्यान से समझिए बच्चा, कि आप अपने घर में जब जाते हैं या स्कूल जब आप आते हैं, तो आपके एंट्री और एग्जिट के बीच में कौन है बैरियर बना हुआ? गार्ड। कौन बना हुआ है? गार्ड कंट्रोल करता है कि आप अनवांटेडली स्कूल के बाहर नहीं चले जाओ, है ना, या आप किसी भी टाइम में स्कूल ना आ जाओ। इस चीज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? गार्ड का। किसका होता है? गार्ड का। वैसे ही यहां पर जो स्टोमेटा है वो कब खुलेगा, कब बंद होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गार्ड सेल के ऊपर। किसके ऊपर? गार्ड सेल के ऊपर। ठीक है, और गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है वाटर कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? वाटर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये बात याद रखना कि इसका शेप क्या है? किडनी शेप सेल है कि नहीं है? जो किसको कवर करता है? स्टोमेटल पोर को, है कि नहीं है? और ये कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करता है ये? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? तो जवाब है टेक्निकली हाँ। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही छोटे। और क्या होते हैं? माइन्यूट होते हैं। अब इतने छोटे से सेल होने के कारण देर इज अ मतलब वेरी डिफिकल्ट कह सकते हो, या टेंस टू जीरो कह सकते हो कि चांस वहां क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है कि नहीं है? रोल क्या है गार्ड सेल का? बताओ जल्दी से। गार्ड सेल का रोल क्या है बेटा? रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बात मैंने 50 बार आपको बता चुकी है। बोला है ना? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आप सबको पता है कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के ऊपर। आगे बढ़े बच्चा पार्टी। चलिए, आप सबके लिए ये क्लास वर्क है कि नहीं? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इस क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। इस हिसाब से हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया? अपना ये पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब मैं एक बार फिर से माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट में रिवीजन, क्विक रिवीजन के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कैसे होता है। ध्यान से समझना। तो ये हमारा क्या हो गया? क्विक रिकैप। तो आप सबको पता है कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है? ऑटोट्रॉपिक। बोलो हाँ या ना। दूसरा, वो क्या करते हैं? दे यूज रॉ मटेरियल लाइक CO2, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को एक वर्ड में हम कहते हैं सैप। क्या कहते हैं बच्चा? सैप। सैप मतलब क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल्स, है कि नहीं है? एंड
दे ऑल्सो यूज सनलाइट, और बताओ जल्दी से क्लोरोफिल से। यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा किसके थ्रू, जल्दी से बताओ, स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर है। सैप, वाटर और मिनरल्स, इसको लाने का काम करता है रूट्स। तो रूट सबसे पहले क्या करेगा, इसको एब्जॉर्व करेगा। क्या करेगा, रूट्स इसको एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्प्शन जो होगा किसके थ्रू होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू। ये पार्ट हम पढ़ाएंगे अभी जस्ट जब कंडक्शन की बात करेंगे। एंड देन रूट इसको क्या करेगा, ये रूट इस वाटर मिनरल्स को क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनली ऊपर भेजेगा। कहां भेजेगा, यूनिडायरेक्शनली क्या करेगा, ऊपर भेजेगा, है कि नहीं। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ भेजेगा, है कि नहीं। किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। और फाइनली ये कहां रीच करेगा, बताओ जल्दी से, कहां रीच करेगा, हमारे सेल्स तक। कहां रीच करेगा, हमारे सेल्स तक, ठीक है। दूसरा सनलाइट, तो सनलाइट से पहले ये जान लो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है कि ये किसको ट्रैप करेगा, सनलाइट को। किसको ट्रैप करेगा, सनलाइट को। और सनलाइट क्या काम करता है, सनलाइट जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन कराता है, उसका लाइसिस कराता है कि नहीं है। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस में आप सबको पता है कि फिक्सेशन होगा, और फिक्सेशन होने के बाद क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी और वाटर। क्लियर कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, है ना, in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose, oxygen and water. Clear है concept, बोलो आया ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहां से हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। कहां से हो रहा है बच्चा, स्टोमेटा के थ्रू। वेरी गुड। उसको स्टोमेटा को रेगुलेट कौन कर रहा है, गार्ड सेल। कौन कर रहा है, गार्ड सेल। गार्ड सेल के पास क्या है, गार्ड सेल के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या उसके पास, क्लोरोप्लास्ट। साथ ही साथ उसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन होगा उससे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। क्या डिपेंड करेगा, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, बोला है ना। साथ ही साथ प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। एक और लास्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि प्लांट्स के अंदर में अनयूज ग्लूकोज क्या है, तो दैट इज कॉल्ड स्टार्च। प्लांट्स ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो बेटा ये क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है आपको कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर इट बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या है इसके, ये सब पता है आपको। तो जल्दी से इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए बच्चा पार्टी, एक और एकदम चुटकियों में सॉल्व करने वाला एक और क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सनलाइट चाहिए चाहिए। तो दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, बोलो हाँ या ना। चलो एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को एक लैब एक्टिविटीज भी करना है, जो हमने क्लास में किया भी था। वो लैब एक्टिविटी क्या था, तो दो एक्टिविटीज थे। पहला कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, इस चीज के प्रूफ को हमने किया था, है ना। और दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए, और आपका लैब मैनुअल में आप इसको क्या करें, प्रॉपर तरीके से लिख ले। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप सबको याद होगा, क्या याद है, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एम क्या है हमारा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। की क्लोरोफिल प्लांट के अंदर में है, और वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक प्लांट को लिया था, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। हम लोगों ने लिया था एक प्लांट, है ना। चलो अब लेट्स से कि ये अपना एक प्लांट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया कि इस प्लांट के ऊपर क्या किया हमने कि इसके एक पार्टिकुलर एरिया को ब्लैक कलर के पेपर से क्या कर दिया, रैप कर दिया। याद होगा आप सबको, क्या कर दिया, ब्लैक कलर के पेपर से हमने क्या कर दिया, इसको रैप कर दिया। एंड देन हमने क्या किया, इसको जल्दी बताओ, कुछ दिन तक क्या कर दिया, धूप में छोड़ दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो बच्चा पार्टी हाँ या ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट। चलो फिर उसके बाद
हमने क्या किया, इस पार्टिकुलर लीफ को काटा, और काटने के बाद हम इस लीफ को लेकर के आ गए, हम इस लीफ को क्या किए, लेकर के आ गए, कट करने के बाद हम इस लीफ को क्या किए, लेकर के आ गए कहाँ पे, लैब में। आप सबको पता है कि अगर प्लांट्स के लीफ के अंदर में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटो। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट जो क्या है, ग्लूकोज, उसका फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ या ना। तो अब हम लैब के अंदर में क्या करेंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, स्टार्च। क्या बनता है, स्टार्च। अब हम क्या करेंगे, लैब में क्या काम करेंगे कि इस लीफ लीफ का क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट। क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस लीफ को क्या करेंगे, जल्दी बताओ, बॉईल करेंगे। बॉईल करने से क्या होगा, बॉईल करने से बताओ, सारी की सारी चीजें आपको बताई हुई है। बॉईल करने से इसका सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, इसका सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा। तो इस लीफ को हमने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर में डाल दिया है कि नहीं है, एंड देन उसके बाद इसको बॉईल किया। सबसे पहले बॉइलिंग के बाद हमने इसमें ऐड किया क्या, अल्कोहल। क्या ऐड किया इसमें, अल्कोहल। अल्कोहल ऐड करते ही डीकलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकलर्ड हो जाएगा। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाहर। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड पे रख लेंगे, और उसके बाद हम इस पे क्या डालेंगे, जैसे हमने इसको स्लाइड पे रखा, किस पे रखा, स्लाइड पे रखा। स्लाइड पे रखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ, इस पे हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ का जो पार्ट है, जो पार्ट कवर नहीं था, जो पार्ट क्या नहीं था, कवर्ड नहीं था, उस पार्ट का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। और जो पार्ट हमने कवर कर रखा था ब्लैक पेपर से, उस पार्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ क्या मौजूद है, स्टार्च। बोलो आया ना। और जहां पे ये नहीं मौजूद है, यहाँ पे स्टार्च क्या है, एब्सेंट। तो स्टार्च का एब्सेंस क्या शो करता है कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस। और क्यों नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने क्या किया था, बताओ जल्दी से, सॉरी, हमने क्या किया था, लाइट को फॉल करने से यहाँ रोका था। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं कि सनलाइट, लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, नॉट क्लोरोफिल। गलती से मैंने बोल दिया है, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, बोला आया ना। ये मैंने पहले भी आप लोगों को करा रखा है बच्चा पार्टी, क्लियर है। एक बार फिर से, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है। सनलाइट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चा आपका। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है सो बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज ब्रीद इन और रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है बच्चा पार्टी, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का ब्रेक अच्छा हो गया बच्चा पार्टी, तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। आप सबको डायग्राम देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं आज के क्लास में। देखो बच्चा, होता क्या है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो, एक अंडरस्टैंडिंग को एक रूप देने का जरूरत है हमें, कि हम किस तरीके से जो समझ रहे हैं उसको किस तरीके का एक रूप दे रहे हैं, किस तरीके से हम उसको ढांचा दे रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, उसको समझना काफी जरूरी है। देखिए हुआ क्या कि हमने जो भी रॉ मटेरियल लिया है ना, हमने या प्लांट्स ने, हमने जो रॉ मटेरियल लिया वो किस फॉर्म में था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जिसको हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा था, न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स के पास वो क्या है, रॉ मटेरियल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बोलिए हाँ या ना। फिर हमने क्या देखा कि हमारे बॉडी के अंदर में भी वो फाइनली ब्रेक डाउन हुआ किसमें, ग्लूकोज में। किसमें ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज में। और प्लांट्स के अंदर में भी हमने क्या देखा कि वो फाइनली ब्रेक डाउन हुआ सुक्रोज और ग्लूकोज के अंदर में। अब क्या, अब क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, है ना, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, हमारे हर एक सेल तक पहुंचेगा। दैट इज ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड की मदद से, कहा, हर एक सेल के अंदर में। अब सेल के अंदर में वो जो ग्लूकोज है, हर एक छोटे छोटे सेल के अंदर में वो जो ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज का होगा ब्रेकडाउन। 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज है वो टूटेगा। वो क्या होगा बच्चा, टूटेगा। अब वो टूटेगा कैसे, तो उसके लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला कि वो पहले 3 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा,
जिसको हम कहते हैं पायरुवेट एसिड, और उसका फॉर्मेशन होता है कहाँ, साइटोप्लाज्मा के अंदर में। किसके अंदर में होगा, साइटोप्लाज्मा के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो 3 अलग अलग रास्ते ले लेगा, है कि नहीं। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना, तो क्या करेगा, एनारोबिक पाथ ले लेगा, अल्कोहल फॉर्मेशन बनाएगा, और ये कॉमनली देखा जाता है किसमें, ईस्ट के अंदर में, ठीक है बच्चा पार्टी। सम टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि नहीं है, हमारे मसल्स के अंदर में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कराएगा, और सम टाइम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है उसको, तो वो क्या करता है, लिंक रिएक्शन करता है, और लिंक रिएक्शन के बाद कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में फिर उसका होता है एक पूरा का पूरा साइकिल, जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, एंड देन हमें क्या देता है, एटीपी। क्या देता है, एटीपी। याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, उस समय भी हमें एटीपी मिल रहा है, लेकिन वो जो एटीपी है वो कम है एज कंपेयर टू जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एक डिफरेंस और बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए जैसे कि प्लांट्स के अंदर में क्या है, प्लांट्स के अंदर में हर एक सेल जो है वो कैपेबल है किस चीज के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस के लिए, विच मींस हर सेल के पास क्या स्टोमेटा है, स्टोमेटा और लेंटिसेल्स क्या काम करेंगी, जितने ज्यादा मात्रा में उनको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से ले लेंगे, और जितना ज्यादा उनको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट में एज इट इज रिलीज कर देंगे। मतलब उनके लिए किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। एक बार फिर से, प्लांट्स के अंदर में किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं बना हुआ है जो क्या करे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराए। रीजन कि जितने भी सेल्स है वो कैपेबल है सेल्फ एक्सचेंज के लिए, किसके लिए, सेल्फ एक्सचेंज के लिए। क्लियर हो रहा है बच्चा पार्टी। अच्छा, हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि हम एयर को इनहेल करते हैं, वो एयर एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई के अंदर में जो एल्वियोलाई वो परमिएबल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो फिर ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, और अंदर जो यूज कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, एल्वियोलाई में आ जाता है। फिर ब्लड हेल्प करता है उसको क्या करने में, सेल तक ले जाने में, एंड देन सेल के पास जाने के बाद सेल क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ले लेता है, किससे, बताओ जल्दी से, ब्लड से, एंड देन वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में यूज्ड अप होता है, किसके ऑक्सीडेशन में, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, एंड देन उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से इसी बात को फॉलो अप करके बाहर आउटर एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो इसी के लिए हमने इस लेक्चर को 2 सेगमेंट में बांटा। एक हमने कहा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर में रेस्पिरेशन इसलिए कहा क्योंकि रेस्पिरेशन सब में सेम है, विच मींस एक बार अगर ग्लूकोज सेल तक पहुंच गया, ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गया, तो जो भी प्रोसेस होगा वो प्लांट्स में भी एक जैसा है और हमारे बॉडी में भी एक जैसा है। लेकिन जो ऑक्सीजन का पहुंचना है वो प्लांट्स में सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, उनमें किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन मौजूद नहीं है जो एक्सचेंज कराए, जो ट्रांसपोर्ट कराए, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। वही हमारे बॉडी के अंदर में सेल कैपेबल नहीं है सेल्फ एक्सचेंज के लिए, तो यहाँ पे नीड है, किसका नीड है, बताओ जल्दी से, एक वेल डेवलप्ड किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा पार्टी। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर में हमने क्या देखा कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो टेक प्लेस होता है कहाँ कहाँ पे। तो एक बात याद रखना कि प्लांट्स के जो पार्ट्स है, कौन कौन से, जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, तीनों ही रिस्पिरेशन करते हैं, तीनों के सेल से क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तीनों ही डिफ्यूजन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस हो रहा है किसमें, रूट, स्टेम और लीफ में, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ या ना। रूट्स के अंदर में मौजूद है क्या, एपिबेलल सेल्स, है कि नहीं, एंड रूट हेयर्स। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जो हेल्प करते हैं किस चीज में, कि एयर पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में जो मौजूद है एयर, उन एयर को क्या करने में, बताओ, सिंपली इन और आउट करने में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना। चलो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एक डायरेक्शन से आता है कि नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे डायरेक्शन से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एंड देन इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, वही सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा सेल कर रहा है, एपिबेलल सेल। आगे चल के इस बार को हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टेम के अंदर में आप सबको पता है कि अगर स्टेम यंग है तो उसमें क्या मौजूद होगा, स्टोमेटा, और अगर वुडी प्लांट है तो उसमें क्या मौजूद है, लेंटिसेल्स।
जो हेल्प कर रहा है किस चीज में, गैसियस एक्सचेंज में। किसमें हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में। लीफ के अंदर में तो पता ही है आपको कि स्टोमेटा के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट, आ गया बात समझ में। देखिए बात मैंने आपको बताया था, रात के टाइम पे क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। क्लियर है, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम CO2 प्रोड्यूस इज यूजुअली यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब समझ पा रहे हैं आप, मैं यहाँ पे इसको क्लेरिफाई करता हूँ। देखो बच्चा पार्टी एकदम ध्यान से समझना, प्लांट्स के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है, एकदम सही कह रहे हो आप लोग। यहाँ पर लाइट का क्या होगा, प्रेजेंस होगा। तो अब अगर रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको यूज कर लेगा कि नहीं कर लेगा, इंस्टेड ऑफ बाहर निकालने की बजाय डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालने से अच्छा सोचेगा क्या, क्या इसको बाहर निकालेंगे फिर इसको एब्जॉर्ब करेंगे, से अच्छा है कि लाओ हमको दे दो, हम इसको अपना अपने काम में ले लेंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी। लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होता है, नाइट के टाइम पे क्या होता है, जल्दी बताओ, लाइट होता ही नहीं है, तो लाइट नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। देन उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज आउट किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा पार्टी, बोलो हाँ या ना। चलो रेस्पिरेशन क्या है आप सबको पता है, रेस्पिरेशन के बारे में आप सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, और एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, क्या एक सेलुलर प्रोसेस है, जिसके अंदर में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, जो क्या है, ग्लूकोज है, उसका ब्रेकडाउन होता है। और ये जो ब्रेकडाउन होता है वो स्टेप वाइज होता है। क्या होता है ये, स्टेप वाइज, है ना। ऐसा नहीं है कि जितनी भी एनर्जी है बस एक बार में मिल जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे ही मिलेगा। तो स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है स्टेप वाइज, क्या होता है इसका ब्रेकडाउन होता है कि नहीं है, टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। स्टेप्स की मैं बात करूं तो जो पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, ये मैं आगे चल के क्लियर करूंगा, उस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्मा में। कहाँ होता है बेटा, साइटोप्लाज्मा में। दूसरा जो स्टेप है इसका वो होता है एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर में, है कि नहीं है, जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद होगा जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल, है ना। ये भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इन तीनों ही प्रोसेस में एटीपी रिलीज होता है। क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चा पार्टी आते हैं। तो ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। एटीपी का मतलब क्या हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको पता है एडिनोसाइन, क्या नाम है बेटा इसका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। फिर उसके बाद ये जो ट्राइफॉस्फेट है इसका ब्रेकडाउन होता है कि नहीं है, डाइफॉस्फेट में, और एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी हम क्या करते हैं, अपने काम में लेते हैं। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड देन एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट CO2 एंड वाटर। मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर बना है, इसको बॉडी क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग एक कॉन्सेप्ट प्लांट्स के अंदर में हम लोगों को डिटेल में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उस समय हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि एनिमल के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में कैसे होगा। ठीक है, अभी तक हमने ये जान लिया कि प्लांट्स के जो सेल है उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए या उनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, सिंपली डिफ्यूजन से ले लेंगे। साथ ही साथ उसी सेल के अंदर में मौजूद है क्या, मेसोफिल सेल्स के अंदर में क्या मौजूद है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लोरोप्लास्ट। क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाएगा। तो यहाँ पर भी स्टार्च को ले जाने की कोई झंझट यहाँ पे नहीं है,
उनके उसी सेल के अंदर में क्या मौजूद है, स्टार्च भी मौजूद है। स्टार्च भी क्या है, मौजूद है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। एक बात और अच्छे से आप लोग समझो कि प्लांट्स के अंदर में क्या है कि ऑलमोस्ट उसका 90% सेल डेड होता है। तो डेड सेल किसके काम में आएगा, मैकेनिकल सपोर्ट। अब डेड सेल है तो एनर्जी डिमांड होगी ही नहीं, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, तो एनर्जी क्यों चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा बात समझ में? बोला है ना, आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी है, कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ खड़ी है, तो उसमें पेट्रोल डला के क्या फायदा, क्या वो पेट्रोल लेगी, नहीं लेगी ना। तो ऐसे प्लांट के अंदर में मैक्सिमम सेल क्या है, डेड। अब डेड है तो उनको ना एनर्जी चाहिए ना उनको किसी और चीज से मतलब है, सिर्फ वो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे प्लांट को, होल्ड करके रखे हुए हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा बात समझ में? और जो लिविंग सेल्स हैं वो जनरली कहाँ मौजूद है, एपिकल पोर्शंस पे। कहाँ मौजूद है, एपिकल पोर्शंस पे। कौन से सेल्स है वो, लीफ सेल्स है। कौन से सेल्स है वो, ग्रोइंग सूट्स हैं। कौन से सेल्स है वो, ग्रोइंग रूट्स हैं। अब इन सेल्स के पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, स्टार्च उनके अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन से ले लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं एनिमल्स के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में क्या है कि एनिमल्स को नीड होता है, एनिमल्स को क्या होता है, नीड होता है किसका, रिस्पिरेटरी सरफेस का। किसका, रिस्पिरेटरी सरफेस का। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर ये कौन सा नया चिड़िया आप बता दिए हम लोगों को। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, द सरफेस एट विच, द सरफेस एट विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेजेस टेक प्लेस, दैट सरफेस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी सरफेस, है ना। और एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब कि वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसा कि अभी आपने पिछले क्लास में यहाँ जो आपने पढ़ा, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये जो ग्लूकोज है अभी के लिए ये क्या है हमारा, रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वैसे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तीन होते हैं, एक तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। बोलो आयन। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, फैटी एसिड। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि जब हम एमिनो एसिड को यूज करते हैं, जब बिल्कुल भी हमारे पास ग्लूकोज नहीं रहेगा, फैटी एसिड नहीं रहेगा, तब जाकर के रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन किसके अंदर होने लगता है, प्रोटीन्स के अंदर में, एमिनो एसिड के अंदर में। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्लियर हो गया। चलो, रिस्पिरेटरी सरफेस क्लियर हो गया। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है, द सरफेस एट विच, द सरफेस एट विच exchange of gases take place। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम किसको कह सकते हैं कि ये रिस्पिरेटरी सरफेस है, हम कौन से सरफेस को कह सकते हैं कि ये रिस्पिरेटरी सरफेस है, इसका क्या है, कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन कि वो जो रिस्पिरेटरी सरफेस होगा वो होगा थिन एंड मॉइस्ट। क्या होगा, थिन एंड मॉइस्ट। दूसरा, उसके पास होगा हाई ब्लड सप्लाई। क्या होगा बच्चा, हाई ब्लड सप्लाई, मतलब हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्या होगा, हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो तीसरा, तीसरा लार्ज सरफेस एरिया। क्या होगा इसका, लार्ज सरफेस एरिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? तो थिन मॉइस्ट है ना, थिन है और क्या है, मॉइस्ट है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है और लार्ज सरफेस एरिया। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो अप करता है तो वो हमारा क्या है, रिस्पिरेटरी सरफेस है। क्लियर है? जैसे कि समझो अर्थवॉर्म के केस में क्या है, स्किन उसका क्या है, स्किन। इसी के लिए आप देखते होगे कि अर्थवॉर्म चिपचिपा होता है। क्या होता है वो, चिपचिपा। देखते हो मॉइस्टी कंडीशन उसके होते हैं, और स्किन उसके कैसे एकदम थिन होते हैं, है कि नहीं, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। हल्का सा नमक आप डालते होगे तो देखते होगे उसका जो ब्लड है वो रप्चर हो जाता है, ब्लड वेसल्स, और पूरा ब्लड बाहर आने लगता है कि नहीं। तो अर्थवॉर्म का क्या हो गया, बोलो जल्दी, स्किन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हमारा क्या है, लंग्स। और लंग्स में भी क्या हमारा, एल्वियोलाई। क्या हमारा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है हमारा, रिस्पिरेटरी सरफेस। चलिए बच्चा, तो आ जाते इस चीज पे, डिफरेंट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, है ना, डिफरेंट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स या आप कह लीजिए रिस्पिरेटरी सरफेस। जैसे कि अगर कोई स्किन से कर रहा है तो उसको हम कहते हैं, उस टाइप के रिस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस। क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। इसके अंदर में एक और नाम आप लोग डाल लीजिए, अर्थवॉर्म।
एक बात याद रखिएगा, जो फ्रॉग है, जो क्या है, फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर में 3 मोड होते हैं रेस्पिरेशन के। कितने मोड्स होते हैं? 3। एक होता है लंग्स का भी, क्या होता है? लंग्स। दूसरा है स्किन, और तीसरा उसका बक्कल कैविटी, जिसको हम कहते हैं ब्यूको फेरेंजियल। क्या कहते हैं? ब्यूको फेरेंजियल। जब आप आगे एनाटॉमी पढ़ेंगे फ्रॉग का तो इसको क्लियर करेंगे, लेकिन ये बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन से ही नहीं करता है, ठीक है? ये लंग से भी करता है और ब्यूको बकल और फेरेंजियल कैविटी से भी करता है। फिर दूसरा है लंग्स, जैसे कि ह्यूमन, बर्ड्स, एम्फीबियंस, है ना, इन सबके पास क्या मौजूद है? लंग्स, है कि नहीं है? तो इसको हम कहते हैं पल्मनरी। क्या कहते हैं? पल्मनरी, है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। फिर इंसेक्ट्स में क्या मौजूद है? ट्रैकिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रैकियल। क्या कहते हैं? ट्रैकियल, है कि नहीं है? फिर यूनिसेलुलर्स लाइक अमीबा, पैरामेसियम, तो उनका होता है सिंपल डिफ्यूजन, तो इसी के लिए इसको हम कहते हैं सेलुलर सरफेस, है कि नहीं है, रेस्पिरेशन का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलो आया ना। अच्छा, ये गिल्स का छूट गया। फिशेस के अंदर में क्या होता है, बताओ जल्दी से? ब्रांचियल रेस्पिरेशन। क्लियर है बच्चा पार्टी? जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो एक बार फिर से और इस चीज को एकदम याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? कि अगर स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस, स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस, हमारी तरह, आपकी तरह लंग्स को यूज में ले रहा है तो पल्मनरी, है कि नहीं है? फिर ब्रांचियल, गिल्स है तो, ट्रैकिया है तो ट्रैकियल, है कि नहीं है? और सेल सरफेस है तो दैट कुड बी द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अमीबा के अंदर में कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स लाइक, या फिर एग्जांपल्स हम यहाँ ले रहे हैं यूनिसेलुलर्स, क्या ले रहे हैं? और यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। क्या हमारे पास? अमीबा। फिर उसके बाद हमारे पास लोअर ऑर्गेनिज्म है, क्या हमारे पास? लोअर ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं है? चलो, तो यूनिसेलुलर्स, और सिंपल बात है, अमीबा के अंदर में क्या होगा कि ये सिंगल सेल का बना हुआ है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा? ये सब्सटेंसेस को इन और आउट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सो कि इन सिंगल सेल्स रिमेन्स इन व्हाट? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना, डिफ्यूज्ड इनटू द सेल एंड ऑक्सीडाइज द फूड टू टेक प्लेस एंड CO2 रिलीज आउट बाय डिफ्यूजन अगेन। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये मेरे पास एक अमीवा है ना, अब इस अमीवा ने क्या किया कि इसके अराउंड मौजूद है वाटर। क्या मौजूद है इसके अराउंड? वाटर मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चा पार्टी? जल्दी बताओ। वाटर मौजूद है, तो ये क्या काम करेगा? इस वाटर को एब्जॉर्व करेगा। बोलो हाँ या ना। और फिर इस वाटर के अंदर में मौजूद क्या है? इस वाटर के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। फूड पहले से ही इसने इनगोल्फ कर रखा है, फूड पहले से ही क्या कर रखा है इन्होंने? इनगोल्फ कर रखा है। तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन हुआ, है कि नहीं है? और एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया? डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। क्लियर है बच्चा पार्टी? मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। देखो फिर से, ये मेरे पास है अमीवा, बोलो हाँ या ना। अब इस अमीवा ने क्या किया? इस अमीवा ने क्या किया? लेट से इस साइड से इसने क्या किया कि फूड को इन्वॉल्व कर लिया, सुडोपोडिया डेवलप करके। तो ये हमारे पास फूड है, और फूड का ब्रेक डाउन करके इसने क्या कर लिया? यहाँ पे ग्लूकोज भी बना लिया। वेरी गुड। दूसरा क्या किया इसने? इसने यहाँ जो मौजूद वाटर है, इस वाटर को क्या किया? इनसाइड द सेल ले लिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों? एंड देन इस वाटर का भी क्या हुआ? लाइसिस हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, है कि नहीं? तो यहाँ जो इस वाटर के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को इसने क्या कर लिया? यूज कर लिया। यूज करने के बाद यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होने के बाद? ऑक्सीडेशन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या कर दिया? रिमूव आउट। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? डिफ्यूजन। बोलो हाँ या ना। वहीं अर्थवॉर्म के केस में, किसके केस में? अर्थवॉर्म के केस में क्या देखते हैं कि इसका जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है? स्किन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? थिन एंड मॉइस्ट स्किन, पहले ही मैंने बताया था। ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, है कि नहीं है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लिया है, कौन ऑब्जॉर्व करेगा? सेल। एंड देन उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बताओ। डिफ्यूज करेगा उसके अंदर में, एंड देन बोलो जल्दी, स्किन के थ्रू ही क्या करेगा? उसको रिमूव आउट। क्या करेगा? उसको रिमूव आउट। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। यहाँ पे सेल ने एब्जॉर्व करा ऑक्सीजन, ब्लड लिया, ब्लड गया पहुंचाया, एंड देन उसके बाद फिर जो वेस्ट है वो ब्लड में आया, एंड देन उसके बाद फिर बाहर चला गया। क्लियर है बच्चा? चलिए, फिशेस के अंदर मौजूद क्या है? गिल्स। क्या मौजूद है? गिल्स। ये भी क्या काम करता है? ये भी यूज करता है उस वाटर को जो कहाँ उस ऑक्सीजन को जो कहाँ मौजूद है? वाटर के अंदर में। कहाँ मौजूद है? वाटर के अंदर में। ग्रास कॉपर हमारा दैट कुड बी द, ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांचियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैकियल, है कि नहीं है? तो इसके अंदर मौजूद क्या है? छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स उनके बॉडी के ऊपर में, जिसको हमने क्या कहा? बताओ जल्दी, बताओ, बोलो। देखो बच्चा, पूरा का पूरा जो इंसेक्ट्स होता है, इन सभी इंसेक्ट्स के पास मौजूद है, क्या मौजूद है? एक ट्रैकियल सिस्टम। पूरे बॉडी पे क्या मौजूद है? ट्रैकियल सिस्टम। उन ट्रैकियल सिस्टम पे मौजूद है छोटे 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 पोर्स। अब उन पोर्स के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, और उसी पोर्स को हम कहते हैं, चलो जो कहते हैं आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा वो एक्वेटिक एनिमल्स का बहुत ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन क्या है सो समझो। देखो, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर में। कहाँ से लेते हैं? वाटर से। अब वाटर के अंदर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, डिजोल्वेंस है ना, वो वैसे भी कम होता है। ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर में वैसे भी कम घुलता है। क्लियर है कि नहीं है? तो वहां पर जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो कम है। क्या है? कम है। अब ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है लेकिन ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा? बार 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 पानी को अंदर लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? और जितना जल्दी जल्दी लेगा, जितना जल्दी जल्दी छोड़ेगा, उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। बोला है ना? इसी के लिए बात कहा गया है कि ब्रीदिंग का जो रेट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, वो काफी ज्यादा होता है। वो काफी ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? बताओ जल्दी से। टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? चलिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप सबको पता है कि दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक, और दूसरा हमारा होता है एन एरोबिक। एक हमारा है एरोबिक और दूसरा क्या है? एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है कि नहीं है? यहाँ पर जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका? ग्लूकोज का, जिसमें हमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, समझ में है कि नहीं है, और एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, है ना? और यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसके लिए यहाँ एटीपी का जो नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्मा में, और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। बताया था आपको। तो कॉमन स्टेप क्या हमारा? ग्लाइकोलाइसिस, जिससे क्या बनेगा? पायरुवेट। और कंप्लीट कहां होगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। तो देखिए, ग्लूकोज किस में कन्वर्टेड हुआ? पायरुवेट प्लस एनर्जी। पायरुवेट प्लस एनर्जी, बोलो हाँ या ना? और यहां पर ये हमारे पास है 6 कार्बन कंपाउंड, ये कन्वर्टेड हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में। फिर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? फिर उसके बाद होगा क्या? क्रैब साइकिल से पहले होगा लिंक रिएक्शन। क्या होगा पहले? लिंक रिएक्शन के अंदर में जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये कन्वर्टेड हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड में, एंड देन उसके बाद तब पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर में? क्रैब साइकिल में, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दैट इज 38 और 36 एटीपी। क्लियर है? ये दोनों इस कंडीशन में ये दोनों क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। क्या ये? वेस्ट। तो आपसे कोई पूछे रिस्पिरेटरी वेस्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए, एरोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंस में होगा, ये ऑक्सीजन की कमी होगी। ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है किसमें? पायरुवेट में, है कि नहीं है? कहाँ? साइटोप्लाज्मा के अंदर में। और इसके भी फर्दर हमने क्या कर दिया? दो, एक मसल्स के अंदर में जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ईस्ट के अंदर में ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? बोलिए हाँ या ना? चलिए, अब ध्यान से समझिएगा, मसल्स के अंदर में एनारोबिक कैसे होता है सो समझिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। मतलब क्या हुआ सो समझो। देखो, हर चीज क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में, जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। क्या बच्चा पार्टी? इंटरकनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अभी क्या करूं? वेट लिफ्टिंग करने लगूं, या मैं अभी गेंदबाजी करने लगूं, बॉलिंग करने लगूं, तो मेरा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करा? क्योंकि मेरा फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा,
एक्टिविटीज बढ़ने के कारण एनर्जी डिमांड बढ़ा। अब एनर्जी डिमांड बढ़ने के कारण ऑक्सीजन का क्या जरूरी है, ऑक्सीडेशन का रेट ज्यादा होना जरूरी है ग्लूकोज का। फिर ग्लूकोज का रेट ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा कंबर्स करेगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी सांस लेना जरूरी है। फिर जितना ज्यादा जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे उतना ज्यादा जल्दी जल्दी हार्ट क्या करेगा, ब्लड की मदद से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराने में, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो सम टाइम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में सडनली हर एक सेल के अंदर में रेस्पिरेशन होता है। आपको मैंने बता दिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है हर एक सेल के अंदर में, तो ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचना है। तो सम टाइम क्या होता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन हर एक सेल तक रीच नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा चाहिए लेकिन उतना सप्लाई हो नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उसे कम मिल रहा है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है यहाँ पे, कमी हो रही है ऑक्सीजन की। तो उस कंडीशन में मसल स्टार्ट कर देता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस में क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, और कुछ अमाउंट में क्या बनाता है, एटीपी भी बनाता है। क्लियर है कि नहीं है। वही लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है हमारे मसल्स के अंदर में, और क्रैम्प का फॉर्म ले लेता है और काफी तेज दर्द होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट, बोला है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ध्यान से समझना। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कंटेन करता है कितने कार्बन, 6 कार्बन। फिर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स, और पायरुवेट हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। याद रखना कि यहाँ पर भी एनर्जी बनेगा, है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है ना। तो उसके कंडीशन को क्या मिला, लैक्टिक एसिड एंड देन एनर्जी। क्लियर है बच्चा पार्टी, बोलो हाँ या ना। दूसरा है कि ईस्ट के अंदर में यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो यहाँ पे पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर में, एथेनॉल में। किसमें, एथेनॉल में। एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा पार्टी। तो सेम प्रोसेस रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस है कि नहीं है, एंड देन ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एथेनॉल। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, पीछे जो आपने देखा था, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, CO2, H2O एंड ATP। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, चलिए शाबाश। ये आपका बहुत अच्छा डायग्राम है जो NCERT में दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्मा के अंदर में किसमें कन्वर्टेड हुआ, पायरुवेट एसिड में। किसमें कन्वर्टेड हुआ, पायरुवेट एसिड में। और क्या बनाया, एनर्जी। ये जो है, ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये यूनिवर्सल स्टेप है। किस चीज का यूनिवर्सल स्टेप है, बताओ, रेस्पिरेशन का। मतलब कि एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। अब ये पायरुवेट क्या किया, 3 अलग अलग रास्ता ले लेता है। पहला है जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, है ना, तो वहां पर ये क्या करेगा, वहां पर ये बनाएगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे मसल सेल्स के अंदर में, तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एक बात बहुत कॉमन हमेशा याद रखिएगा कि एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड में एक कार्बन मॉलिक्यूल का ही सिर्फ अंतर है। किसका अंतर है, एक कार्बन मॉलिक्यूल का। एथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, वहीं लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है ना। और वहीं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, वाटर और एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी मिलेगा वो कितना मिलेगा, या तो 36 नहीं तो 38। क्लियर है बच्चा पार्टी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हुआ हमारा ग्लाइकोलाइसिस, फिर ग्लाइकोलाइसिस को, इसको हमने क्या कहा, एथेनॉल फर्मेंटेशन। इसको हमने क्या कहा था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर पहले होगा लिंक रिएक्शन, फिर होगा क्रैब साइकिल, एंड देन उसके बाद ये पूरा का पूरा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए आ जाइए, पहला स्टेप क्या हमारा, ग्लाइकोलाइसिस। सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन कंपाउंड किसमें कन्वर्टेड होगा, 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में। किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स में। और साथ ही साथ हमें यहां क्या मिलेगा, एनर्जी। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक 10 स्टेप साइकिल है। इसमें टोटल कितने स्टेप हैं, 10, जिसमें से पहले 5 स्टेप में हमें एनर्जी देना होता है, हमें एनर्जी देना होता है। और बाद के 5 स्टेप में
हमने जो एनर्जी दिया है उसका सूद समेत हमें एनर्जी वापस करता है। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? आगे के क्लास में जो ओलंपियाड की क्लास में लूंगा या 11th क्लास में आप जाओगे तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट आपको बताया जाएगा कि कितना एटीपी दिया गया, कितना खर्च हुआ, कितना और बना, है ना। चलिए, ये जो होता है वो कहाँ होता है आप सबको पता हो चुका है। आप तो साइटोप्लाज्मा में, ये दोनों में ही होगा, इसी के लिए इसको हमने क्या कहा, यूनिवर्सल स्टेप। क्या कहा इसमें? यूनिवर्सल स्टेप। आ गया कि नहीं आ गया? इसमें 2 एटीपी बनेगा, 2 पायरुवेट एसिड बनेगा और 2 क्या बनेगा? NADH। क्या बनेगा? NADH। याद रखना बच्चा पार्टी, आगे चल के NADH भी कन्वर्ट होता है किसमें? NADH और FADH किसमें कन्वर्ट होता है? ATP में। किसमें कन्वर्ट होता है? ATP में। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारे पास क्रैब साइकिल, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसको हम TCA भी कहते हैं, दैट कुड बी द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या बताओ जल्दी से, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है कि नहीं है? इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है? 2 NADH और FADH, साथ ही साथ इसमें भी ATP हमें मिलता है। फिर ETS के अंदर में ये सभी की सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करते हैं? रिकैप करते हैं। ये हम आगे चल के फर्दर अच्छे से करेंगे। अब हम आगे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि हम पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ब्रीद इन। क्या पढ़ रहे हैं? बच्चा पार्टी ध्यान से समझो। एक काम करो, आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं इस पूरे टॉपिक को पहले एक बार समअप करूंगा एंड देन ये हमारा आज का लास्ट रहेगा। उसके बाद हम अगले क्लास के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन कंप्लीट करेंगे, है ना। एंड देन लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन कंप्लीट करेंगे। हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक पूरा का पूरा सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम NCERT को कवर करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर्स को कवर करेंगे, टोटल जितने भी NTSC ओलंपियाड्स में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं PYQs, उन सबको कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर आप लोगों को लिए कर रखा है, उसको आप आराम से कीजिएगा और हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। फिर फर्दर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।